Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to the third lecture on algebra for Master of Mathematics students. Okay, so first let's talk about what we have done in the last lectures. Okay, so this is our lecture 3. Okay, so a brief recap. Last lecture में हमने क्या किया था? हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था. क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंक्शन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन की एक स्पेशल फॉर्म है. और फिर हमने कुछ देखी कि बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल्स क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो बाइनरी ऑपरेशन बनाते हैं. तो हमने उसमें देखा कि एडिशन जो है लेट्स से इंटीजर्स के ऊपर, वो हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है रियल नंबर्स के ऊपर, और कुछ हमने बाइनरी ऑपरेशन इसके अलावा भी देखे. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बनाते, जो कुछ ऐसे हैं जो यूनिटरी ऑपरेशंस हैं. तो बाइनरी ऑपरेशन की खास बात यह है कि ये दो एलिमेंट्स लेता है एक ही सेट के और उनको एक एलिमेंट के ऊपर मैप करता है सेम सेट के. तो हमने फिर देखा कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर अप्लाई होते हैं, और इसी तरह हमने ये भी देखा कि कुछ ऑपरेशंस हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं बनाते, कि हम दो एलिमेंट्स के ऊपर वो ऑपरेशन करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो उसी सेट में नहीं आता. तो बाइनरी ऑपरेशन की क्या खास बात है कि अगर हम उसको दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट भी उसी सेट में आना चाहिए. अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमने देखा कि हम ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं. इस कोर्स का हमारा मेन कोर जो है वो स्टडी ऑफ ग्रुप्स है. तो हम स्टडी ऑफ ग्रुप्स में हमने फिर देखा कि स्टार्ट में एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि हम ग्रुप्स को क्यों स्टडी करना चाहते हैं. ये मोटिवेशन और ग्रुप की डेफिनेशन आज हम दोबारा देखेंगे ताकि हमारी ये चीज़ रिवाइज हो जाए और इसी को हम लेके आगे चलेंगे. तो हमारे पास क्या मोटिवेशन थी ग्रुप को डिफाइन करने की? हमने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन है 5 + x = 2. ये हमने सॉल्व करनी है. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमें चाहिए. आपको पता है कि इसका सोल्यूशन आप कैसे करते हैं, आपको मैंने यहाँ स्टेप्स भी सारे दिए हुए. तो आपने क्या करना है, इसके दोनों साइड के ऊपर लेट्स से -5 ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये आपका पहला स्टेप है, पहला ऑपरेशन है. ठीक है, आपने दोनों साइड के ऊपर -5 अप्लाई कर दिया, -5 ऐड कर दिया. अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या किया, ये ब्रैकेट चेंज ऑपरेशन आपने किया. ये आपका एक ब्रैकेट चेंज ऑपरेशन है. ठीक है, ब्रैकेट चेंज, आपने ब्रैकेट चेंज ऑपरेशन किया. इसके बाद आपने ये यूज किया कि -5 को 5 में ऐड करें तो आपके पास 0 आता है. तो आपके पास आपने इसको 0 लिख दिया और फिर आपने ये यूज किया कि 0 + x जो है वो हमेशा x के इक्वल ही होता है. अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि ये सब कुछ हम करते आए हैं सेकेंडरी स्कूल में, इवन हमारे मिडिल स्कूल में हम ये चीज़ें, ये इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा पहले, तो उनकी हम कुछ बात करते हैं. ये हमारे पास x एक नंबर है, x हमारे पास है इन द एंड -3 आया है, 5 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है. तो हम इस इक्वेशन को किसी नंबर सेट में सॉल्व कर रहे हैं. राइट, अब मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन को हम किस नंबर सेट में सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर सेट लूं लेट्स से नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये सारी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन रिपीटिशन के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए हम इसको दोबारा ब्रीफली देख रहे हैं. तो क्या मैं इस इक्वेशन को नेचुरल नंबर्स में सॉल्व कर सकता हूँ? पहला स्टेप हम देख लेते हैं. पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हमने -5 ऐड किया दोनों साइडों पे, -5 को ऐड किया दोनों साइडों पे. अब नेचुरल नंबर्स में तो -5 है ही नहीं, तो हम इस -5 को कैसे ऐड कर सकते हैं इन दोनों, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे? इसका मतलब है कि ये जो है इक्वेशन, ये नेचुरल नंबर्स में सॉल्व नहीं हो सकती. जब -5 है ही नहीं तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इसी तरह
बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी आप देखना होगा हमें कि वो किसी पर्टिकुलर सेट में पॉसिबल हैं या नहीं। तो नेचुरल नंबर्स में ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। इसी तरह होल नंबर्स में भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इंटीजर्स में आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं दिस सेट Z में, क्योंकि उसके अंदर आप में ये ख़ास क्वालिटी होती है उस सेट के अंदर कि उसमें -5 मौजूद है। चलें आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर आप ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन करना है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे कि ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन क्या है और क्या ये सारे सेट में हम कर सकते हैं। लेकिन हम इसको नेचुरल नंबर्स में भी कर सकते हैं, होल नंबर्स में भी, इंटीजर्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हम इसको थर्ड स्टेप पे आते हैं। अगर तो हमने कहा कि -5 + 5 0 है। अब अगर 0 सेट में होगा तो ही हम इसको 0 लिख सकते हैं ना। अगर 0 सेट में मौजूद ही नहीं है तो फिर हम 0 को खुद से तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अब नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है, तो नेचुरल नंबर्स में ये भी प्रॉब्लम है कि ये हम थर्ड स्टेप नहीं कर सकते नेचुरल नंबर्स में। अच्छा, इसके बाद हमने फिर कहा 0 + x के इक्वल होता है। अगर 0 होगा सेट में तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लास्ट डिस्कशन को भी अगर ये रिमाइंड करें आप, तो हमारे पास कुछ सेट ऐसे हैं जिसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ सेट्स ऐसे हैं जिसमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब वो सेट जिनमें हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनमें क्या खास बात है? उनमें खास बात यह है कि पहली बात यह है कि अगर 5 हमारे पास सेट में हो तो उसके लिए -5 भी उसी सेट में होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम जैसे इसको दूसरी साइड पे, अगर आप अपनी मिडिल स्कूल की लैंग्वेज में सोचें तो इसको हम दूसरी साइड पे नहीं ले जा सकते, या इसको हम -5 को 5 से कैंसिल नहीं कर सकते। तो -5 हर 5 के लिए, जो भी एलिमेंट 5 हमारे पास इंटीजर्स में, उसके लिए -5 का होना जरूरी है। इसी तरह 0 का सेट में होना जरूरी है। अगर 0 सेट में नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और 0 ऑफ कोर्स 0 की फिर ये खास क्वालिटी भी हमें चाहिए कि 0 + x जो है वो हमेशा x के ही इक्वल होता है। इसी तरह ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन भी हमें चाहिए। अगर ये तीनों ऑपरेशन सेट में होंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अगर ये तीनों ऑपरेशन सेट में नहीं है तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल भी दी थी। वो ये थी कि अब वो है लेट्स से एडिशन वाली इक्वेशन जिसमें हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसमें हम अब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2x = 3 कर रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे हमें क्या चाहिए था, अब यहाँ पहले स्टेप में हमें सेट के अंदर 1/2 चाहिए, ठीक है। अगर सेट के अंदर 1/2 नहीं होगा तो हम उस सेट के अंदर इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब उस इक्वेशन को हम इंटीजर्स के अंदर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब इस इक्वेशन को हम इंटीजर्स के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीजर्स के अंदर 1/2 नहीं होता है। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि इस मल्टीप्लिकेटिव इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है, अगर इस मल्टीप्लिकेटिव इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपके पास 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हर नंबर 2 के लिए किसी सेट के अंदर, लेट्स से रियल नंबर्स के अंदर, आपके पास एक और नंबर 1/2 होना चाहिए। अगर आपके पास ये नंबर 1/2 नहीं है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह फिर हमारे पास ये, अगर आप सेकंड स्टेप को देखें तो फिर वही कि ब्रैकेट चेंज का जो ऑपरेशन है वो भी सेट में पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर थर्ड स्टेप में देखें तो हमारे पास 1 भी जो है वो सेट में होना चाहिए। अगर 1 आपके सेट में नहीं है तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन का आंसर जो है वो भी 3/2 है। तो ये 3/2 जो है ये भी सेट के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज अगेन फिर उस इक्वेशन का सोल्यूशन उस सेट में नहीं आएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बेसिकली हमारे पास ये आता है कि वहां पे हमारे पास था कि हर एलिमेंट
2 के लिए, लेट्स से 5 के लिए -5 होना चाहिए। यहाँ पे हर एलिमेंट 2 के लिए 1/2 होना चाहिए, और इसी तरह ब्रैकेट चेंज और 1 हमारे पास होना चाहिए। तो ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो अगर किसी सेट में हो तो हम इन अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी डिस्कशन को जनरलाइज करते हुए हम ग्रुप की डेफिनेशन देते हैं। अच्छा, अब ग्रुप की डेफिनेशन ये आप पिछले लेक्चर में भी हम ये एक दफा देख चुके हैं। ये ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक सेट है, ठीक है। ग्रुप क्या है? एक सेट है, उसके अंदर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होगा, एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन जैसे हमने पहले डिफाइन किया कि एक फंक्शन होता है और एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो इसी सेट G के 2 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा और रिजल्ट भी इसी सेट में आएगा। तो स्टार जो है वो एक फंक्शन है G क्रॉस G से G तक। स्टार क्या है? एक फंक्शन है G क्रॉस G से G पे। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हम लेंगे ग्रुप G से और उनका रिजल्ट भी ग्रुप G में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा क्या कंडीशंस हैं? इसके अलावा ये कंडीशंस हैं कि ये 3 बेसिक एक्सियम्स जो हैं ये ट्रू होने चाहिए। अब ये 3 बेसिक एक्सियम्स क्या हैं? अगर इन 3 बेसिक एक्सियम्स को आप कंपेयर करें जो अलजेब्राइक इक्वेशन में 3 आपको मैंने चीजें बताई कि ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस होने चाहिए, ये वही 3 एक्सियम्स है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जिसे मैं कह रहा था वो पॉसिबल होना चाहिए। तो एसोसिएटिव का क्या मतलब है कि हमारे पास लेट्स से मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। बाइनरी ऑपरेशन की डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देखी थी और उसमें एक एग्जांपल ये थी कि इंटीजर्स के ऊपर स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है। अब अगर मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो मेरा एसोसिएटिव जो ऑपरेशन है ना उसको मैं ये ऐसे लिखूंगा कि x प्लस y ब्रैकेट्स प्लस z शुड बी इक्वल टू x प्लस y प्लस z, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जिसको कह रहा था ये एग्जैक्टली वही चीज है। पहले मैंने ब्रैकेट्स लगाई x प्लस वाई के अराउंड और अब मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं y प्लस z के अराउंड। अब ब्रैकेट का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता है कि अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है मैं x और y को पहले ऐड करूंगा फिर उसमें z ऐड करूंगा, और इस केस में y और z को पहले ऐड करूंगा फिर उनमें x ऐड करूंगा। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम हैं, मतलब ब्रैकेट चेंज जब हम कर देते हैं मतलब हम इन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। तो ये आपने इंटीजर्स में बहुत बार देखा होगा कि अगर आप 3 इंटीजर्स हैं उनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आता है। तो इसकी अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहें तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर एग्जांपल है तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये इसका आंसर वही है जो 2 प्लस 3 प्लस 4 का है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी कंडीशन है, मतलब ये चीजें तो हम पहले से देखते आ रहे हैं कि ये चीजें तो तकरीबन नहीं, आपने जितने भी सेट देखे हैं उसमें ट्रू है। तो अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करने की क्या रीजन है? तो आप ये देखेंगे कि हम कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे सेट्स की दी जाएंगी, ऐसे बाइनरी ऑपरेशंस की दी जाएंगी जिनमें ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ये कंडीशन अप्लाई करना जरूरी है। लेकिन जितने भी नंबर के सेट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स है, जैसे होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इन सब के अंदर ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन या एसोसिएटिव ऑपरेशन पॉसिबल होता है। अब दूसरे ऑपरेशन की क्या बात कर रहे हैं हम कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में जिसके मैं जब स्टार अप्लाई करूं x के साथ तो उससे कोई फर्क ना पड़े। जैसे
अगर मैं एडिशन की बात करूं तो 0 प्लस एक्स जो है वो एक्स ही होता है, ठीक है। अगर स्टार मेरा बाइनरी ऑपरेशन हो तो 0 प्लस एक्स जो है वो एक्स ही होता है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन मेरा बाइनरी ऑपरेशन है तो 1 टाइम्स एक्स जो है वो एक्स ही के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब ये ई जो है ये कोई ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जिसको जब हम जिसका एक्स के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन जब लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट हमें वापस मिल जाता है, ठीक है। जैसे हमने एडिशन के केस में 0 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि उसको किसी भी और नंबर में ऐड करें तो हमारे पास x ही आंसर आता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है, जो जब किसी और एलिमेंट के साथ इसका ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाता है। तो ऐसे एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास हर एलिमेंट, ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए एक और ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, हर एलिमेंट x के लिए एक एलिमेंट जिसको मैं x टू द पावर -1 या x इनवर्स कहूंगा, एक ऐसा एलिमेंट हर ग्रुप के एलिमेंट के लिए, हर इस सेट G के हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं x इनवर्स कहूंगा होना चाहिए कि जब हम उन दोनों का आपस में बाइनरी ऑपरेशन करें, यानी x इनवर्स और x का आपस में बाइनरी ऑपरेशन करें, यानी स्टार उनके ऊपर अप्लाई करें, तो हमारे पास जो है वो आंसर आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आपने एडिशन के केस में देखा कि मैंने 5 और -5 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर 0 आया, और 0 को मैं इस केस में आइडेंटिटी कह चुका हूं, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, जब दोनों का आपस में बाइनरी ऑपरेशन करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो फिर x इनवर्स को मैं x टू द पावर -1 को मैं x इनवर्स कहूंगा, ठीक है। अब ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं जो मैंने एक सेट के ऊपर अप्लाई की तो मेरे पास वो सेट एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मेरे पास ये ग्रुप क्या होता है, एक सेट होता है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, और फिर अगर ये 3 कंडीशंस जो हैं ये भी ट्रू हों तो उस सेट को मैं एक ग्रुप कहूंगा, ठीक है। अब अगर आप ग्रुप की थोड़ा सा पिछली 2 एग्जांपल से कंपेयर करें तो मैं ये कह सकता हूं कि ग्रुप ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें मैं अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। ग्रुप्स मेरे पास ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर मैं अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो जो भी चीजें मुझे अलजेब्राइक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के लिए चाहिए वो सारी की सारी एक ग्रुप के अंदर मुझे मिल रही हैं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया कि ये ग्रुप को डिफाइन करने की एक वजह है कि हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो ग्रुप्स के अंदर पॉसिबल होता है, और इसके अलावा बहुत सारी रीजंस हैं ग्रुप्स को फाइंड करने की, ग्रुप्स को डिफाइन करने की, ग्रुप्स को स्टडी करने की, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते रहेंगे। अच्छा, इसमें अब मजीद कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिस्कशंस हैं, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। शायद मैं ये पहले आपको बता चुका हूँ कि आप डिफरेंट बुक्स जब आप देखेंगे तो आपके पास ये होगा कि आपके पास एक सेट होगा, ठीक है। उसके ऊपर ऑथर ये कहेगा कि एक ऑपरेशन है स्टार इज एन ऑपरेशन, ठीक है, और जी सेट है, ठीक है, जी सेट है। अच्छा, अब ये 2 चीजें जब आपके पास हो गई तो फिर एक एक्स्ट्रा कंडीशन आप कुछ बुक्स में, बल्कि काफी सारी बुक्स में देखेंगे कि अगर आप 2 एलिमेंट्स लें A और B
ग्रुप के अंदर, तो A स्टार B जो है वो भी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, और बाकी 3 कंडीशंस ग्रुप की वही सेम है जो आपने लास्ट स्लाइड में देखी है। तो अब ये कंडीशन जो है ये एक्स्ट्रा कंडीशन है कुछ बुक्स में, लेकिन अगर आप इस कंडीशन को थोड़ा केयरफुली देखें तो ये कंडीशन एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन की एक कंडीशन है कि अगर स्टार मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है तो जब मैं A स्टार B करूंगा तो वो ग्रुप के अंदर आना चाहिए। अगर वो इस सेट G के अंदर ये रिजल्ट नहीं आता तो मेरे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं होगा। तो जब मैं ये कह देता हूं कि G एक सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो A स्टार B ऑटोमेटिकली G के अंदर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे पास स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा और फिर इन द एंड मेरे पास ग्रुप B नहीं होगा। तो ग्रुप के अंदर मेरे पास, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एक सेट है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये 3 कंडीशंस जो आपने लास्ट स्लाइड में देखी हैं ये ट्रू होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी ट्रू नहीं है, तो मेरे पास जो सेट है वो एक ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आपने जैसे देखा कि एडिटिव केस में E जो है वो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के केस में E जो है वो 0 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में E जो है वो 1 होता है। तो ये मेरे पास एडिशन के केस में होता है। ठीक है, एडिशन के केस में, और ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो एडिशन के केस में वो 0 होती है और आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है वो 1 होती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जब आप एडिशन लेते हैं तो अगर आपके पास एक एलिमेंट A है तो उसका इनवर्स जो है, यानी A इनवर्स, वो -A के इक्वल होता है। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लिकेशन का केस लेते हैं तो एलिमेंट A के लिए उसका इनवर्स जो है, यानी A इनवर्स, वो 1/A के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब -A और 1/A में ये खास बात है कि अगर A को आप 1/A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह जब A को -A में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा, जो कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हमारे पास एडिशन के केस में बाइनरी ऑपरेशन की एग्जांपल्स हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी ऑपरेशन इन इटसेल्फ कोई ऐसी चीज नहीं है, उसकी एग्जांपल्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? जस्ट एक फंक्शन है G क्रॉस G से G तक। अब उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने पहले से देखी हैं, उनमें से एक एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। एडिशन के लिए ऑफ कोर्स आपको सेट पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको सेट पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। तो आपने एडिशन की आइडेंटिटी भी देख ली, ये हमेशा 0 ही होती है, अनलेस यूजुअल एडिशन जो है, जो आप नॉर्मल में एडिशन डिफाइन करते हैं, उसकी आइडेंटिटी 0 ही होती है, और जो आप यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं उसकी आइडेंटिटी जो है वो 1 ही होती है। और इनवर्स भी, अगर आपके पास यूजुअल एडिशन है तो A का इनवर्स जो है वो -A ही होगा, और अगर आपके पास यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास A का इनवर्स 1/A ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर इसको E को मैं हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट कहूंगा और A इनवर्स को हमेशा इनवर्स ऑफ A कहूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम मजीद कुछ आगे चलते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम सेट्स की, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये एग्जांपल्स जो हैं वो ग्रुप्स बनाती हैं कि नहीं। ठीक है, अब पहले जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम बहुत सारे नंबर सेट्स लेंगे और नंबर सेट्स को ही एज एग्जांपल्स यूज करेंगे हम ग्रुप्स की, और भी जो भी कॉन्सेप्ट हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो अब
मेरे पास ग्रुप के लिए दो चीज़ें मुझे चाहिए। एक तो मेरे पास मुझे एक सेट चाहिए, तो सेट मुझे यहाँ पे गिवन है नेचुरल नंबर्स का, और इसके साथ साथ एक मुझे बाइनरी ऑपरेशन चाहिए जो कि एडिशन है। तो एडिशन हमने पहले देखा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। अब मेरे पास एक सेट भी आ गया, एक बाइनरी ऑपरेशन भी आ गया। अब अगर ये n, प्लस एक ग्रुप है तो इसको तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा, इसको तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। तो अब इसको मैं वन बाय वन चेक कर लेता हूँ कंडीशंस को। तो पहली कंडीशन ये है कि जो ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन है या एसोसिएटिव का ऑपरेशन है ये मेरे पास ट्रू होगा। तो मैं अगर तीन नेचुरल नंबर्स लूं, लेट्स से n1 प्लस n2 प्लस n3, तो ये सेम होने चाहिए n1 प्लस n2 प्लस n3। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। अब ये कैसे हम प्रूव करेंगे, ये आप बहुत बार पहले ये फैक्ट देख चुके हैं। इसको हम एज अ फैक्ट लेते हैं फॉर नेचुरल नंबर्स, और इसका प्रूफ जो है वो आपको रियल एनालिसिस में मिलेगा। आप आई एम श्योर कि आप एक कोर्स ले रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस, और रियल एनालिसिस 1 में आपको इसका प्रूफ मिलेगा कि नेचुरल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव लॉ क्यों होल्ड करता है। तो जितने भी ये नंबर सेट्स हैं ये इनके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, या ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन इनके अंदर पॉसिबल होता है, और ये हमें हमारे अर्लियर कॉन्सेप्ट्स या रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना शुरू कर देंगे तो हम अपने कोर्स से हट जाएंगे। तो ये जो नंबर के सेट्स हैं, जितने भी नंबर के सेट्स हैं, इनके लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। जितने भी नंबर के सेट्स मैंने आपको बताए हैं इन सब के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, और इसको आप एज अ फैक्ट ले सकते हैं या फिर रियल एनालिसिस के कोर्स से आपको इनके प्रूफ्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो पहली कंडीशन जो है इन सब नंबर के सेट के लिए हम ट्रिवियल लेंगे। अब बाकी हमारे पास दो कंडीशंस रह गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये एसोसिएटिव होते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, सेकंड कंडीशन ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट इस नेचुरल नंबर के सेट में होना चाहिए, इस नेचुरल नंबर्स के सेट में होना चाहिए जिसको हम किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करें, किसी भी नेचुरल नंबर में ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही नेचुरल नंबर आए। अब ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी और नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर वापस आ जाए, ऐसा एक ही नंबर हमें पता है, वो नंबर 0 है। ठीक है, तो जब 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस वही नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 0 तो नेचुरल नंबर्स के सेट में है ही नहीं, 0 तो नेचुरल नंबर के सेट में मौजूद ही नहीं है। अब 0 अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में मौजूद ही नहीं है तो आइडेंटिटी के ऊपर ये कंडीशन है कि वो उसी सेट के अंदर होनी चाहिए। अगर वो उस सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो हम ऑफ कोर्स उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स के सेट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये 0 जो हमने लिया है ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है, तो 0 आइडेंटिटी जो है वो नेचुरल नंबर्स में नहीं है। देयर इज नो आइडेंटिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट में एडिशन के लिए कोई आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। तो लेकिन ग्रुप के लिए हमें ये श्योर करना होता है कि हमारे पास जो सेट है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो अब हमारे पास एक कंडीशन फेल हो चुकी है, तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो हम इसको स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि आंसर जो हमारा वो है नो। हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप नहीं बनाते हैं। नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन एक ग्रुप नहीं बनाते हैं। ये हम फ्रेज बार बार यूज करेंगे, नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन। हम अंडर एडिशन का यहाँ पे मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स और उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन का।
तो नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन, वो एक ग्रुप नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसके साथ अगर आप चाहें तो आप थर्ड कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट n के लिए उसका एक और एलिमेंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए कि जब हम उन दोनों को ऐड करें तो आंसर जो है वो 0 आए। अब 0 ही नहीं है और कोई ऐसा एलिमेंट जिसको हम नेचुरल नंबर्स में ऐड करें तो उसका आंसर जो है वो 0 आए। अब वो नंबर्स हमें पता है वो क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जी -n, ठीक है। ये एडिशन का ऑपरेशन है, तो नेचुरल मतलब किसी भी नंबर के लिए हम अगर ऐसा नंबर फाइंड करना चाहते हैं जब दोनों को ऐड करें आंसर 0 आए तो वो होता है -n। जैसे 5 के लिए -5, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि ये -5 तो नेचुरल नंबर्स में है ही नहीं, तो थर्ड कंडीशन भी फॉल्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो स्टिल नो ही है। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हमारे पास आंसर नो ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब मेरे पास सेट मैंने चेंज कर दिया, सेट मेरे पास है होल नंबर्स का, ठीक है। सेट मेरे पास है होल नंबर्स का और बाइनरी ऑपरेशन स्टिल मेरे पास एडिशन ही है। तो होल नंबर्स हैं और अंडर एडिशन में चेक करना चाहता हूं कि ये ग्रुप बनाते हैं या नहीं। अब पहली कंडीशन जो है एसोसिएटिव लॉ, ये मैंने आपको अभी जैसे बताया कि ये होल नंबर्स के लिए ट्रू है, ये सब नंबर के सेट्स के लिए ट्रू है और इसका प्रूफ आपको रियल एनालिसिस के कोर्स में मिलेगा। तो ये आपके पास ट्रू है, तो ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो होल नंबर्स के लिए पॉसिबल है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये ऑपरेशन ऑलरेडी ट्रू है। इसके साथ अगर मैं अब सेकंड कंडीशन की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में मेरे पास ये है कि तमाम होल नंबर्स के लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करें तो मेरे पास आंसर वही नंबर आए। तो मैं हर W के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढ रहा हूं कि जब इन दोनों नंबर्स को W और जो नंबर मैं ढूंढ रहा हूं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो वही नंबर आए। अब ऐसा कौन सा नंबर है, मैंने फिर आपको बताया कि 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही नंबर आता है। तो अब 0 होल नंबर्स में मौजूद है, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है होल नंबर्स के अंदर कि जब हम W और 0 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आंसर W ही आता है। तो इसी तरह 0 और W किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर स्टिल W ही आता है। अच्छा, इसके साथ थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि हमारे पास हर होल नंबर के लिए एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब हम दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आंसर आए। यानी एक ऐसा नंबर चाहिए जो W के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जो W को कैंसिल कर दे, यानी आंसर जो है वो 0 आ जाए, दोनों आपस में ऐड हों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो आंसर 0 आ जाए। अब आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स को कैंसिल करते हैं एडिशन के अंडर। तो अगर हमारे पास W के लिए मुझे एक -W चाहिए, ठीक है। अब W एक होल नंबर्स के सेट में से है, होल नंबर्स में 0 होते हैं और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं होता। अब -W फिर ऑफ कोर्स होल नंबर्स के सेट में नहीं होगा, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि -W जो है वो होल नंबर्स के सेट में मौजूद नहीं होगा। तो अब जैसे 5 है तो उसके लिए -5 हमें चाहिए, लेकिन 5 तो होल नंबर्स के सेट में मौजूद है लेकिन -5 होल नंबर के सेट में मौजूद नहीं है। तो इसलिए होल नंबर्स का सेट जो है उसमें एलिमेंट्स के इनवर्ट्स मौजूद नहीं है, एडिटिव इनवर्ट्स एलिमेंट्स के मौजूद नहीं है। तो इसलिए हमारे पास W जो है उसके लिए भी हमारे पास आंसर नो होगा, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई है। फर्स्ट और सेकंड ट्रू हैं, लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास वो सेट जो है वो एक ग्रुप
नहीं बनाएगा। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो सेट हमारे पास ग्रुप नहीं बनाएगा। अच्छा, अब इसकी मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेशन इन दोनों एग्जांपल्स में भी मैंने वही रखा है। तो एडिशन मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन है और सेट मेरे पास इंटीजर्स का है। सेट मैंने चेंज कर दिया है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास सेम है। तो दो इंग्रेडिएंट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, सेट भी मौजूद है और बाइनरी ऑपरेशन भी मौजूद है। अब मैंने ये चेक करना है कि ये सेट जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो मेरे पास ये है कि अगर मैं 3 इंटीजर्स लूं तो इसके ऊपर फिर मैं वही कहूंगा कि ये एसोसिएटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ जो है वो तमाम नंबर सेट्स के लिए ट्रू है। ये हमने इसको एज अ फैक्ट लिया हुआ है और इसको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका प्रूफ आपको रियल एनालिसिस के कोर्स में मिलेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है इंटीजर्स के लिए भी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, तमाम इंटीजर्स के लिए जितने भी इंटीजर z हैं उनके लिए मेरे पास एक और इंटीजर होना चाहिए कि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर z वापस आ जाए। तो ऐसा इंटीजर आपको पता है हमारे पास होता है 0। ठीक है, तो 0 हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है कि उसको किसी भी और नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। अब 0 हमारे पास इंटीजर्स के सेट में मौजूद है तो ये हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और वो इंटीजर्स के अंदर मौजूद है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। अब अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो थर्ड कंडीशन के लिए फिर जो भी इंटीजर मैं लूं उसके लिए मुझे एक और इंटीजर चाहिए कि जब हम उन दोनों को आपस में ऐड करें तो आंसर 0 आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। ऐसा इंटीजर चाहिए z के लिए जो z को कैंसिल कर दे, तो ऐसा इंटीजर -z ही होता है। तो मैंने इसी तरह हम ये इसको लिखने का बेसिकली पर्पस यही है कि ये आप किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड कर सकते हैं। अब ये -z जो है किसी भी इंटीजर्स के लिए ये हमारे पास z में है या नहीं है। अब z क्या है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स मौजूद हैं और 0 भी उसमें मौजूद है। ठीक है, तो z जो है वो स्मॉल z जो है वो एक इंटीजर है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक नेगेटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव के लिए इंटीजर्स के लिए नेगेटिव इंटीजर्स भी इंटीजर्स के सेट के अंदर मौजूद हैं। जैसे अगर मैं 5 लूं इंटीजर्स के सेट में तो -5 जो है वो भी इंटीजर्स के सेट में मौजूद है। तो इसी तरह -2 के लिए -2 है, 3 के लिए -3 है। इसी तरह तमाम के तमाम नंबर्स के लिए हमारे पास उसका नेगेटिव भी इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स इंटीजर्स के सेट में फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन भी इंटीजर्स के सेट में ट्रू है। तो हमारे पास पहला यस आंसर आया अभी तक कि इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं। एडिशन इंटीजर्स अंडर एडिशन जो है वो एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, अब हम ये सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इस स्लाइड के ऊपर कि हमारे पास सेट अब है रियल नंबर्स का और बाइनरी ऑपरेशन फिर एडिशन ही है। ठीक है, तो ये एडिशन के लिए हमारी प्रॉब्ली लास्ट एग्जांपल है कि हमारे पास सेट है रियल नंबर्स का R और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये रियल नंबर्स जो हैं वो अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाते हैं या नहीं। अब इसमें हम फिर वही बात है, हम 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं 3 रियल नंबर्स लूं, लेट्स से R1, R2 और R3, तो ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो अलाउड होना चाहिए। सो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो फिर हमने इसको एज अ फैक्ट अज्यूम किया हुआ है कि तमाम नंबर्स के सेट जो हैं वो एसोसिएटिव लॉ उनमें होल्ड करता है। जितने भी हम नंबर के सेट कंसिडर कर रहे हैं इस कोर्स में
उनके अंदर हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एज अ फैक्ट हमें मिल जाता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि अगर मैं एक रियल नंबर लूं r, तो उसके लिए मुझे एक नंबर चाहिए कि जब हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर वही नंबर मिल जाए। अब हमारे पास ऐसा नंबर एडिशन के लिए हम 3 एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि वो हमारे पास नंबर 0 ही होता है, और इसी तरह हम 0 प्लस r भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 जो है वो रियल नंबर्स के अंदर मौजूद है। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स, और उनकी सारी की सारी फ्रैक्शंस भी मौजूद हैं, और इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी मौजूद हैं। तो हमारे पास 0 भी रियल नंबर्स के सेट में मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास तीसरी कंडीशन है वो ये है कि कोई नंबर लूं मैं r, तो उसके लिए मेरे पास एक नंबर होना चाहिए जब दोनों को ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर होता है? ऐसा नंबर होता है हमारे पास -r। ठीक है, तो रियल नंबर्स में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब का नेगेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो कोई भी मैं रियल नंबर लूं r, जैसे मैं ले लूं 3/2, तो उसके लिए मेरे पास -3/2 भी रियल नंबर्स में मौजूद है। तो जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये थर्ड कंडीशन भी रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो रियल नंबर्स अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। रियल नंबर्स अंडर एडिशन हमारे पास ग्रुप बनाते हैं। तो हमारे पास आंसर जो है वो यस है। तो अभी तक हमने देखा कि 4 सेट्स को हमने कंसिडर किया है, और बाइनरी ऑपरेशन चारों सेट्स में सेम रहा, एडिशन। उनमें से 2 सेट्स नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ग्रुप नहीं बनाते, और 2 सेट्स इंटीजर्स और रियल नंबर्स ग्रुप बनाते हैं। तो जो एडिटिव इक्वेशंस हैं, जो एडिशन वाली इक्वेशन है, जैसे 5 + x = 2, उनको हम इंटीजर्स और रियल नंबर्स के सेट में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के सेट में उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ग्रुप्स की। अब हमारे पास सेट है जनाब इंटीजर्स का, सेट इंटीजर्स का है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन मैंने चेंज कर दिया। बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं z अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं। ठीक है, अब पहली कंडीशन मेरे पास फिर वही है कि मैं 3 अगर इंटीजर्स लूं तो उसके ऊपर जो ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन है वो अलाउड होना चाहिए। तो ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन आप इसको एज अ फैक्ट लेंगे हम कि ये हमारे पास फैक्ट है कि ये इंटीजर्स के लिए ट्रू है। ये ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के केस में भी सारे नंबर सेट्स जो हम देख रहे हैं उन सब के लिए ये ट्रू है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, सारे के सारे इंटीजर z के लिए एक नंबर होना चाहिए कि जब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास z ही आए। तो z के लिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं z से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर z ही है। अब z हो सकता है 2 हो, तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 2 आए? तो ऑफ कोर्स आंसर आपका 1 होना चाहिए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आंसर वही नंबर आ जाता है। तो मेरे पास 1 इंटीजर्स के सेट में है। अगर 1 इंटीजर्स के सेट में मौजूद है तो मेरे पास इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है। तो 1 क्लियरली इंटीजर्स के सेट में मौजूद है, तो मेरे पास 2 कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। अब अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो थर्ड कंडीशन मेरे पास क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि मैं कोई भी इंटीजर लूं तो उसको मैं किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकूं कि मेरे पास आंसर 1 आए, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वापस आ जाए। रिमेंबर, ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, द बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो I should be able to find a number
for every integer z, I should be able to find a number such that when I multiply the numbers together, I get 1. I get the multiplicative identity. तो इसी तरह मैं इसको मतलब दूसरे ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ आपस में, ठीक है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं z से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर जो है वो 1 आए। जैसे मैं इंटीजर ले लेता हूं 2, तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 1 आए, तो ऑफ कोर्स वो नंबर 1/2 होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहाँ पे z के लिए नंबर लूं 1/z, तो अब जो अगर मेरे पास इंटीजर 2 हो तो 1/2 तो z के सेट में है ही नहीं, इसका मतलब है 2 का इन्वर्स तो z के अंदर मौजूद ही नहीं है। लेकिन कंडीशन तो ये है कि तमाम के तमाम इंटीजर्स जो हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं सेट के लिए, उसके लिए मेरे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर किसी एक भी एलिमेंट के लिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसी तरह 3 के लिए भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 4 के लिए, 5 के लिए बहुत सारे नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये ट्रू है कि 1 के अलावा इस सेट के अंदर किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो फिर आंसर हमारे पास क्लियरली नो है। अब यहाँ पे हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि आपने पहले देखा कि z अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, लेकिन z अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सेट चेंज करेंगे तो भी ग्रुप चेंज हो सकता है, अगर आप ऑपरेशन चेंज करेंगे तो भी चेंज हो सकता है। तो एडिशन अगर ऑपरेशन रखेंगे तो z ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर आपने ऑपरेशन चेंज कर दिया तो z ग्रुप नहीं बनाएगा। तो इसलिए बाइनरी ऑपरेशन और सेट दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके साथ साथ ये तीनों कंडीशंस भी क्रूशल हैं। अगर इन पांचों चीजों में से कोई भी चीज आप मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा और हो सकता है वो ग्रुप ना बनाए। अब 6th एग्जांपल पे हम देखते हैं कि हमारे पास सेट, अब मैंने चेंज किया, बाइनरी ऑपरेशन चेंज नहीं किया। सेट मेरे पास रियल नंबर्स का आ गया है और मेरे पास ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन फिर मैं इसको एज अ फैक्ट लूंगा कि R1 टाइम्स R2 टाइम्स R3 जो है वो R1 टाइम्स R2 टाइम्स R3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मेरे पास ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो अलाउड होना चाहिए और इसको मैं एज अ फैक्ट लूंगा, ठीक है। तो आपने ये देखा हुआ पहले से कि रियल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है, तो ये मैटर नहीं करता है। इसके साथ साथ अगर आप सेकंड ऑपरेशन इसमें देखना चाहें तो कौन सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए कौन सा ऐसा नंबर है कि जब मैं r को उससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर r ही आए। तो ये आपको क्लियरली पता है कि वो नंबर 1 है। तो ये नंबर हमारे पास 1 है और 1 रियल नंबर्स के सेट के अंदर मौजूद है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब थर्ड कंडीशन ये है कि सारे के सारे नंबर्स के लिए, सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए मेरे पास नंबर होना चाहिए 1/r कि जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आ जाए, आंसर हमारे पास 1 आ जाए, ठीक है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर मेरे पास कोई रियल नंबर हो 2 तो मेरे पास उसके लिए 1/2 मौजूद है रियल नंबर्स के सेट में, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी रियल नंबर लें, लेट्स से अब रियल नंबर में फ्रैक्शंस भी होती हैं, तो 3/2 के लिए कौन सा नंबर होगा जिसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए। फॉर नंबर ऑफ कोर्स 2/3 होगा। तो 2/3 को जब मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास 1 आता है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी और फ्रैक्शन ले लें,
अब जैसे √2 जो है वो भी रियल नंबर है, √2 को मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब इससे ऐसे लग रहा है कि इन 3 एग्जाम्पल से आप शायद ये सोच रहे होंगे कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स जो हैं उनके लिए आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं, और ये रीजनेबल सोच है कि अभी तक यही लग रहा है कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए आप एक ऐसा नंबर फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए हम दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। अब 0 भी तो एक रियल नंबर है, 0 भी तो एक रियल नंबर है, राइट? अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आए? अब 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/0 से, जैसे मैं करता आ रहा हूं r को 1/r से, तो ये 0 और 1/0, 1/0 तो आपको शायद पता होगा आपके कैलकुलस के कोर्सेज से कि 1/0 तो हमारे पास होता है इन्फिनिटी। ये तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, 1/0 हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें इसकी वैल्यू नोन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 0 के लिए कोई ऐसा नंबर रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता कि हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आ जाए। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0 जो रियल नंबर्स में मौजूद है उसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप 0 के अलावा कोई भी नंबर ले लें, उसके लिए आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब सिर्फ एक नंबर है पूरे सेट के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक नंबर भी अगर ऐसा सेट के अंदर मौजूद हो जिसके लिए हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है। सिर्फ एक भी अगर नंबर जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर भी फिर नो होगा, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है रियल नंबर्स के अंदर जिसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए अगर रियल नंबर्स एक ग्रुप हैं। तो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनाते। तो अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स देखी मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन के साथ, और वो दोनों की दोनों जो हैं वो एक ग्रुप नहीं बनाती हैं। अब हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें हमारे पास ये है कि अब मैं कहता हूं कि रियल नंबर्स आपने लिए और आपने देखा कि हम बहुत क्लोज थे रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन को ग्रुप बनाने के, लेकिन 0 ने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब मैं कहता हूं कि अब एक ही तो नंबर है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड क्यों ना कर दें सेट से। तो मैं r क्रॉस एक सेट डिफाइन कर रहा हूं। वो क्या है? रियल नंबर्स में से सिर्फ 0 निकाल दें तो मेरे पास r क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, रियल नंबर्स में से 0 निकाल दें तो r क्रॉस आ जाएगा। अब इसी तरह इंटीजर्स में से आप 0 निकाल दें तो z क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह q क्रॉस क्या है? रैशनल नंबर्स में से आप 0 माइनस कर दें, 0 को एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, तो अब जब भी मैं लिखूंगा सेट के ऊपर क्रॉस, इसका मतलब ये होगा कि उसमें से मैंने 0 एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूं कि मेरे पास ये सेट है r क्रॉस, और इसको मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन में चेक करना चाह रहा हूं कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब आपने अभी पिछली स्लाइड पे देखा कि हमारे पास रियल नंबर्स जो हैं उनका वो ग्रुप नहीं बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसमें पहली कंडीशन भी ट्रू थी, दूसरी कंडीशन भी ट्रू थी, तीसरी कंडीशन ट्रू थी, लेकिन सिर्फ 0 के लिए ट्रू नहीं थी। अब 0 तो मैंने इस सेट से निकाल दिया, तो अब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि 0 इस सेट में मौजूद नहीं है। बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स r क्रॉस के अंदर मौजूद है, क्योंकि मैंने इसके अलावा कोई भी एलिमेंट एक्सक्लूड नहीं किया। तो पहली कंडीशन ट्रू है बाय रियल नंबर्स, ठीक है, जो मैंने लास्ट स्लाइड पे चेक की, लास्ट स्लाइड। ठीक है, और इसी तरह सेकंड कंडीशन जो है वो भी 1 जो है वो r के अंदर मौजूद है। ठीक है, लास्ट स्लाइड आप दोबारा देख सकते हैं।
इसी तरह अब थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 0 जो है वो अब आर क्रॉस में मौजूद ही नहीं है, 0 आर क्रॉस में मौजूद ही नहीं है। तो जब 0 आर क्रॉस में है ही नहीं तो उसका इन्वर्स भी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तमाम बाकी के सारे एलिमेंट्स के लिए मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है आर क्रॉस में। तो इसकी डिस्कशन के लिए भी आप लास्ट स्लाइड को देख सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हैं आर क्रॉस के लिए, और फिर हमारे पास आर क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के अंदर ग्रुप बनाने की। तो आर क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ये अब हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। तो आर क्रॉस वो सेट है जिसके अंदर आप अलजेब्राइक इक्वेशंस जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू डिफाइंड है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए सॉल्व की शायद 2x = 3, ठीक है। तो अब r क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक ग्रुप बनाता है। क्रॉस का फिर मैं रिपीट कर देता हूं, मतलब यह है कि r में से रियल नंबर्स में से मैंने 0 एक्सक्लूड कर दिया। अब 0 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर एक और सेट की बात करता हूं। रैशनल नंबर्स में से मैंने 0 निकाल दिया और इसके साथ साथ ऑपरेशन मेरा सेम है, मैंने ऑपरेशन स्टिल मल्टीप्लिकेशन का ही लिया हुआ। तो मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं और इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, और मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये ग्रुप बनाता है कि नहीं। अब Q में से मैंने 0 एक्सक्लूड किया, बाकी सारे के सारे रैशनल नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। अब फिर मैं जो Q के लिए 3 नंबर्स लूँ, अगर Q1, Q2, Q3, तो अगर मैं इसके लिए ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन जो है वो अलाउड होना चाहिए। सो बेसिकली Q1, Q2, Q3, ओके, सो Q3। अच्छा, अब इसमें ये Q है आपका इसमें आपके पास ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन अलाउड होना चाहिए। ये मैंने पहले ही अज्यूम किया हुआ है कि ये एज अ फैक्ट हम लेंगे, ये तमाम के तमाम नंबर सेट्स के लिए होल्ड करता है। अब सेकंड कंडीशन मैं चेक करना चाहता हूँ। तो सेकंड कंडीशन में मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, लेट्स से किसी भी एलिमेंट Q के लिए, कि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर Q ही आए, ठीक है। तो आंसर हमारे पास ऐसा नंबर हमारे पास 1 एग्जिस्ट करता है कि जब हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही Q वापस आ जाए। तो इसी तरह आप इनको दूसरे ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 टाइम्स Q। अब इसी तरह मेरे पास थर्ड इसमें यह है कि थर्ड कंडीशन अगर मैं चेक करना चाह रहा हूं तो थर्ड कंडीशन यह है कि किसी भी रैशनल नंबर्स के लिए मेरे पास एक और रैशनल नंबर होना चाहिए 1/Q, ठीक है। तो 1/Q भी आपके पास ऐसा रैशनल नंबर है जिसको हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो 1/Q टाइम्स Q, ठीक है। अब इसकी आप अगर लास्ट वाले की एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो आपके पास 2 के लिए 1/2 मौजूद है, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। कोई और लें, लेट्स से 5/6 के लिए मेरे पास कौन सा नंबर होगा? 5/6 के लिए मेरे पास नंबर होगा इस 6/5 के दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 1 आंसर आ जाए। इसी तरह आप और भी इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो Q क्रॉस के लिए ट्रू हैं। अगर आप इसको देखना चाहेंगे, अगर मैं Q लेता और क्रॉस अप्लाई ना करता तो मेरे पास वही प्रॉब्लम आती जो मेरे पास रियल नंबर्स के लिए आई है, यानी 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास Q में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो Q अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रुप नहीं है, लेकिन Q क्रॉस यानी Q -0 मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक ग्रुप बनाता है। तो मेरे पास आंसर यहाँ पे यस है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ 2 एग्जांपल्स हैं ये उन सेट्स की जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बनाते हैं। तो मेरे पास 2 एग्जांपल्स ऐसी आ गई सेट्स की जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं, और
दो ऐसी एग्जांपल्स हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसमें कुछ एक दो मजीद एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा, अब मैं छोटी सी नई नोटेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास ये z प्लस मैंने लिखा है, z और उसके सुपरस्क्रिप्ट में प्लस है। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इसमें मैं ये ले रहा हूँ कि z प्लस जब मैं कहता हूँ तो इसमें सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। z प्लस में सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। और q प्लस जब मैं लिख रहा हूँ तो q प्लस का भी यही मतलब है कि q प्लस में सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आते हैं। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। जब मैं z प्लस की बात करूंगा तो उसके अंदर जीरो नहीं आएगा। इसी तरह q प्लस की जब मैं बात करूंगा तो उसके अंदर भी जीरो नहीं आएगा और कोई नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आएंगे। तो q प्लस की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर फिर आपके जो ऑपरेशन है उसके अंदर जीरो इसमें मौजूद नहीं है और नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ अगर मैं r प्लस की बात करूं तो r प्लस के अंदर जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इसके अंदर इसके अलावा नेगेटिव रियल नंबर्स भी मौजूद नहीं है और जीरो भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं चेक ये करना चाह रहा हूं कि r प्लस जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं। r प्लस में क्या है, सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अच्छा, पहली कंडीशन फिर वही है कि रियल नंबर्स के लिए मेरे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये एक सबसेट है रियल नंबर का, राइट। ये r प्लस जो हैं ये भी रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन ये कुछ पार्ट है रियल नंबर्स का, तो इनके लिए भी जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। इसको एज अ जनरल फैक्ट हम कुछ देर में लिखेंगे कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरे पास तीन रियल नंबर्स हैं, r1 r पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो मेरे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक फैक्ट है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन जो है वो मेरे पास ये है कि जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उनके अंदर मैंने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसको मैं जब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर r से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वापस आ रहा है। ऑफ कोर्स वो नंबर 1 है और आपको पता है कि 1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो r प्लस में मौजूद होगा। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मुझे तमाम के तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए उनका इन्वर्स भी रिक्वायर्ड है कि मैं जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 1 आ जाए। ठीक है, अब अगर r पॉजिटिव होगा तो 1 ओवर r भी तो पॉजिटिव होगा। अब रियल नंबर्स में प्रॉब्लम ये थी कि 0 अगर होता तो प्रॉब्लम होती। अब 0 तो हमने इस सेट से निकाल दिया क्योंकि इसमें सिर्फ हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स रखे हैं, तो 0 तो ऑलरेडी इस सेट में नहीं है, उसके इन्वर्स से हमें कंसर्न ही नहीं है। तो मैं अब कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अगर आप उसका इन्वर्स लेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि r पॉजिटिव है तो 1 ओवर r जो है वो उसका इन्वर्स होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। तो r के लिए 1 ओवर r जो है वो भी r प्लस में मौजूद है। जैसे आप लें लेट्स से 9, तो उसके लिए 1 ओवर 9 जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह 25/4, तो उसके लिए 4/25 जो है वो इसमें मौजूद है। और इसी तरह तमाम के तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए उनका इन्वर्स, यानी इस तमाम के तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स r के लिए पॉजिटिव रियल नंबर 1 ओवर r भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही आएगा। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर यस है। अगर आप ये चेक करना चाहें कि z प्लस जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है या नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं बनाता, क्योंकि उसमें आपको जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 के लिए 1/2 चाहिए होगा, 1/2 फ्रैक्शंस होती नहीं है उसमें z प्लस में। अगर आप q प्लस को चेक करना चाहते हैं, ये एक्सरसाइज है आपके लिए कि चेक करें
एक्सरसाइज है कि Q प्लस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, ये आप चेक करें कि ये एक ग्रुप बनाता है। Q प्लस जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अच्छा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि Q प्लस और Z प्लस और R प्लस क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं या नहीं, और ये आप देखेंगे ये ग्रुप नहीं बनाते। तो आज के लेक्चर की में हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स की डेफिनेशन दोबारा देखी है, उसकी कुछ हमने थोड़ी डिस्कशन की कि हमारे पास ग्रुप क्या होता है। ग्रुप में फिर रिपीट कर देता हूँ, ये आप लफ्ज़ बार बार सुनते रहेंगे इस कोर्स में। ग्रुप ये है कि हमारे पास एक सेट होता है, उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन होता है और 3 कंडीशंस, यानी उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, उसके अंदर एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, अगर एडिशन का ऑपरेशन है तो 0 होना चाहिए कि जब हम दोनों को आपस में ऐड करें 0 और कोई भी और एलिमेंट उस सेट का, तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट आ जाए। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो 1 उस सेट में होना चाहिए कि हमारे पास जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वही एलिमेंट वापस आ जाए। इसके अलावा भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जिसकी आपने एग्जांपल्स देखी भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसके साथ साथ हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। हर एलिमेंट का इन्वर्स, ही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी एक भी एलिमेंट का इन्वर्स सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो हमारे पास ग्रुप नहीं बनाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी, वो कुछ सारे के सारे नंबर सेट्स को हमने ट्राई किया कि अगर हम ऑपरेशन एडिशन का लें या फिर बाद में हमने ट्राई किया कि मल्टीप्लिकेशन का लें तो हमारे पास वो ग्रुप बनाते नहीं। तो जैसे हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर जो हैं वो एडिशन के अंदर ग्रुप नहीं बनाते, नेचुरल नंबर जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ग्रुप नहीं बनाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स एडिशन के अंदर भी ग्रुप नहीं बनाते, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ग्रुप नहीं बनाते, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स जो हैं वो अंडर एडिशन तो ग्रुप बनाते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस नहीं मिलते हैं। इसके साथ अगर आप रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर जो हैं वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाते हैं, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप नहीं बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलता है। तो अगर आप रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स भी एडिशन के अंडर जो हैं वो ग्रुप बनाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंडर वो भी ग्रुप नहीं बनाते हैं क्योंकि उनमें भी एक प्रॉब्लम है कि 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक ही एलिमेंट है रियल नंबर्स के अंदर भी और रैशनल नंबर्स के अंदर भी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम ये करते हैं कि हम उस एलिमेंट को सेट से निकाल देते हैं। जब हमने उस एलिमेंट को सेट से निकाल दिया तो अब हमारे पास उस सेट को हमने नाम दे दिया लेट्स से Q क्रॉस। Q क्रॉस क्या है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स लेकिन 0 नहीं है, 0 उस सेट में मौजूद नहीं है। तो जब हमने Q क्रॉस को अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया तो अब 0 एक ऐसा एलिमेंट था जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो उससे हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो गया। इसके साथ साथ फिर हमने ये कहा कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसमें से भी 0 एक्सक्लूड कर दें तो वो भी अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद हमने एक और डेफिनेशन दी कि R प्लस या Z प्लस या Q प्लस हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि R प्लस में हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स रखेंगे, उसमें 0 भी नहीं है और कोई भी नेगेटिव रियल नंबर भी नहीं है। तो R प्लस जो है वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है, Q प्लस जो है वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मजीद एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम ग्रुप की देखेंगे और फिर इसी डिस्कशन को हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।